क्लास में ये छोरी नहीं आती क्या? अच्छा आ गई तू भी, सीधे बैठ जा बेटा। हाँ वेरी गुड, प्यारी सी स्माइल छोपड़े पर। ई कैन आई एक्सपेक्ट ए गुड मॉर्निंग फ्रॉम यू ऑल? मेरे ऑनलाइन के लाइव रसगुल्लो, आपको भी ढेर सारा गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप पहुंच गए हो वहां पर। यार मेरे को दिख नहीं रहा लेक्चर, मेरे को दिख नहीं रहा लेक्चर। इधर एसपीसी क्लासरूम 5G है कि 264? क्या से पासवर्ड डालो इसमें। चलिए राजा बेटा जी एक बार ऑनलाइन लाइव आ गए क्या देख लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके बेटा, उस दिन आम्ही काय केलं होतं मी तुम्हाला सांगतो। लव यू ब्रो, तुमको भी ढेर सारा प्यार। उस दिन हमने क्या क्या कर लिया था मैं आपको बता देता हूं। वी हैड ऑलरेडी स्टडीड द बेसिक्स ऑफ कंपनी, जिसके अंदर हमने पी एंड एल अकाउंट कैसे बनता है ये भी आइडिया ले ली थी, और बैलेंस शीट भी कैसे बनती थी ये भी आइडिया ले ली थी। बैलेंस शीट बनती कैसी है, वी हैवंट सॉल्व्ड एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑन दैट, बट वी नो हाउ द बैलेंस शीट इज मेड एंड ऑल। सो कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल व्हाट इज द I just wanted to understand from you all. How do you prepare the balance sheet? अगर आप उतना सा मुझे बता पाएंगे तो फिर मजा आ जाएगा। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट एक बार रिवाइज कर लेते। देखिए गन्स लग गई है या फ्रेश हो। पहले क्या होता है? पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड। बेटा प्लीज थोड़ा सा एक बार एनर्जेटिक रहकर बोलने की कोशिश करो, हर बार क्या रट्टा मारने का है ना। शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल। ताई क्या हम साथ साथ है क्या हम अलग अलग आहे? ताई इकडनं हात काढ, बोलायला त्रास होईल ते काय म्हणतात त्याला, हिला काय म्हणतात, जीभ दातांमध्ये येईल। हाँ तो वापस से एक बार इन नालायकों के लिए, अरे आवाज बढ़ा ना भाई, क्या कर रहे हैं? पहला वाला क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर पहला वाला शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर एलटीबी लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। तुझे याद नहीं है? बशी घ्यायचं ना गावभर, त्या मुलीकडे बघू नको ना, लायक वो घिपच देगी ऐसेच। फिर सेकंड वाला कौन सा था बेटा जी? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में पहला कौन सा है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, फिर ट्रेड पेबल, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर अदर करंट लाइबिलिटी। सो बेटा जी अदर करंट लाइबिलिटीज, इस तरीके से हमने क्या किया, लाइबिलिटी साइड किया। असेट साइड नॉन करंट असेट्स, उसमें फर्स्ट पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर उसके 4 है इंटेंजिबल असेट्स, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तात्या डेनिम डाल के आया तू, क्या कर रहा है बोलना? हीरो बन गया है, साला विलन से गंदा काम कर रहा है, पीछे डांस कर रहा है ये विलन के। वो भी 3 हो गए क्या? ये 3 क्या? पीपी हो गया क्या? फिर कौन सा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर थर्ड डेफर्ड टैक्स असेट, फिर फोर्थ लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म, फिर अदर नॉन करंट असेट्स। जो 5 है उसमें से 3 नीचे जाते हैं, राइट। सो बेटा जी पहला क्या आता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट असेट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर ट्रेड, अच्छा इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। जिन जिन बच्चों को याद नहीं है बशी घ्यायचं गाव भर नाचत फिरायचं। आला लक्षात बेटा? छम 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 छम, बस अभी यही है ना, वैसे पैसे कमाएंगे, पढ़ाई कर कर नहीं। फिर अगला कौन सा था बेटा जी? पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में पहला क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम, फिर टोटल 1, फिर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में फर्स्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, बराबर है क्या नहीं? फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, फिर
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर अदर एक्सपेंसेस, फिर टोटल एक्सपेंसेस, फिर ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हालांकि अपन वो नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लेस टैक्स एक्सपेंस, और हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलो हाँ, क्या यहां तक ये बात समझ में आई क्या? अगर आपको याद होगा तो शेड्यूल 3 में करते वक्त हमने एक चीज करी थी जिसका नाम क्या था बेटा जी, तुमको याद है क्या? उसके अंदर हमने एक चीज करी थी जिसका नाम था पीपीई। इज दैट ओके? आज हम उसी चीज को पढ़ेंगे जिसका नाम है AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहां से अब आपको ध्यान में रखना है कि योर AS का पढ़ाई धीरे धीरे शुरू हो रहा है, ठीक है? तो अभी पहले हमने क्या किया, कंपनी फाइनल अकाउंट को बड़े इत्मीनान से आराम आराम से देखा। अब मैं ज्यादा थ्योरी में ना जाते हुए नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है? सो बेटा जी जल्दी से लिख कर ले लीजिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10। दिस इज ऑल्सो इन लाइन विथ व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द टॉपिक कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन। याद आ रहा है क्या तुमको? जो तुमने डेप्रीसिएशन पढ़ा था वही वाला डेप्रीसिएशन भी इसी के अंदर थोड़ा बहुत आपको हिंट लगेगा, ऐसा लगेगा। डेप्रीसिएशन टॉपिक याद आ रहा है क्या? डेप्रीसिएशन टॉपिक में जो जो चीजें पढ़ी थी वो यहां पर भी एप्लीकेबल होगी। इज दैट ओके? चलिए अभी एक काम करते हैं कि किसी कंपनी का पीपी देख लेते क्या कि कितना पीपी होता है। इज दैट ओके? सो लेट्स गो अहेड एंड चेक सम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यार वो डाउनलोड किधर होता है यार? किधर? सफारी में ही रहता है? कहां पे? इसमें तो नहीं है। एक डाउनलोड की थी रे मैंने रिपोर्ट, ये इसमें रहता है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तो फेंक रहा है। कहां पे? किसके अंदर? अब तेरे सामने सफारी खुली है ना यार। क्या बेटा? अभी देख नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें डाउनलोड करके लाया था मैं, बट आई डोंट नो हाउ टू सी इट। ये डे मेरे को कैसे करा है? मैं ही देखा वो साले कमीने, और हवाबाजी करता है। ये बेटा टाटा मोटर्स का है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, राइट? अब मैं आपको यहां पर लिए चलता हूं, ये जरा देखिए। फिक्स्ड एसेट के नाम से जाना जाता था। द फिगर्स आर इन क्रोर्स, ओके? एंड हाउ मेनी क्रोर्स ऑफ फिक्स्ड एसेट दे आर हैविंग? प्लीज चेक। 97,375 क्रोर्स। और उसके पहले कितना था? 69,862.91 करोड़। दिस वाज द लेटेस्ट ईयर 2013 था, और उसके बाद में 2014। ये मैंने पुराने वाले क्यों दिखाए बेटा? क्योंकि पुराने वाले अपने को शेड्यूल 3 के एंगल से मिलेंगे जो हमने पढ़ा था। तो अगर आपको याद होगा तो जिस चीज को हमने पीपी पढ़ा था उस पीपी को क्या नाम देते हैं? फिक्स्ड एसेट। डू यू ऑल एग्री? सो बेटा जी जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे, छोटी चीज नहीं पढ़ रहे। पीपी, इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स, आपको क्या लगता है व्हाट इज पीपी? लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पीपी। व्हाट डू यू थिंक सो इज अ पीपी? अच्छा, ये जो हैंड रिटन नोट्स है आपके लिए, ध्यान रखना ये भी आपको मिलेंगे, बट यू हैव टू क्रिएट ए चार्ट अलोंग विथ मी। सो आपको भी इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। इज दैट ओके? सो लीव फर्स्ट पेज ब्लैंक फॉर पीपी, लीव फर्स्ट पेज फॉर ब्लैंक। यहां पर हमारा समरी रहेगा कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है एवरी टाइम। सो फर्स्ट पेज इज टू बी ब्लैंक, है ना? एएस की अगर आप चाहो तो नई बुक भी बना सकते हो, देयर इज नो इश्यूज, सो दैट यू नो यू विल बी एबल टू कीप इट सेपरेट
and you will be able to use it throughout group 1, group 2 whenever you want. So अब आगे first page खाली रखने के बाद में please come down to the first line and write down the word definition. Write down definition. So what is property, plant and equipment? Okay, let's understand. Property, plant and equipment are assets held. सुनते हो क्या? अच्छा लिखना चालू कर दिया, ठीक है, पहले लिख लो. Definition लिखो. Definition. Property, plant and equipment. Property, plant and equipment means tangible items. Means tangible items which are held in the production, which are held for, I am so sorry, which are held for, first point, इस तरीके से लिखना है, first point, use in the production or supply of goods or services, used in the production or supply of goods or services. Point number 2, rental to others, पहला वाला लिखा यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. दूसरा वाला क्या लिखा? रेंटल टू अदर्स. थर्ड वाला एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. थर्ड वाला एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. और दूसरा लिखो एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 months. And expected to be used for more than 12 months. So बेटा जी हमने क्या क्या पढ़ा देखो. PPE are what? Property, plant and equipment are tangible items, or I can also write down are tangible assets which are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others or for administrative purposes, and are expected to be used for more than 12 months. So बेटा जी पहला शब्द इसके अंदर हमें मिलता है tangible. Tangible का मतलब ये होता है which can be touched. Is that okay? दूसरा शब्द हमें मिलता है asset. So what is an asset? So as per framework, asset is a resource controlled by an enterprise. Resource controlled by an enterprise because of past event, from which future economic benefits are expected. Okay, let me explain you this. So पहली चीज ये आपको समझना है कि असेट क्या होती है. तो असेट कोई भी ऐसी चीज होती है जो मेरे से कंट्रोल की जा रही है बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट. जैसे कि ये पोडियम, जैसे कि ये बेंच, जैसे कि ये टेलीविजन, ये कैमरा, ये प्रोजेक्टर, राइट, मोबाइल फोन, आपकी कार इज कंट्रोल्ड बाय यू बिकॉज ऑफ व्हाट? पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब आपको उससे कुछ पैसे मिलेंगे. यू विल गेट इनफ्लोज ऑफ व्हाट? कैश, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब जैसे इस पोडियम से मुझे इनडायरेक्टली मिल रहा है, आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आई एम एबल टू गेट दी फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम इट. तो आपको इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस अगर मिलेंगे तो आप इस चीज को समझ जाना कि वो क्या चीज है, असेट. सो असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड. कुल मिलाकर आपको बताऊं तो असेट किसको बोलते हैं बेटा जी? जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जिससे हमें कैश इनफ्लोज मिलने वाले. यस और नो? सो अब पीपी के अंदर दिमाग में डाल दो कि पीपी इज अ टेंजिबल आइटम. इज दैट ओके? टेंजिबल आइटम. और आगे क्या लिखा है? which are held for use in production or supply of goods or services. So बेटा जी मैं आपको एक बात बताता हूं. प्रोडक्शन के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो टाटा मोटर्स, अभी जो हमने टाटा मोटर्स के एसेट देखी, वो टाटा मोटर्स उस एसेट का क्या करता है? आपको क्या लगता है क्या करता है? यूज इन प्रोडक्शन ऑन द फैक्ट्री प्रेमाइसेस. ऑफ कोर्स दे माइट बी हैविंग अ कॉर्पोरेट ऑफिस आल्सो, सो दैट मे नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन. That may be used for the purpose of administrative services. Administrative services जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एसपीसी की बात करूं तो एसपीसी के पास क्या होगा? एक कंप्यूटर सिस्टम होगा फॉर अकाउंटिंग. नाउ दिस इज नॉट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर यू पीपल. वो कंप्यूटर वहां पर जो पड़ा हुआ है, जो डेस्क वहां पर जो पड़ा हुआ है, वो किसके लिए? फॉर अकाउंटिंग पर्पस.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टाटा मोटर्स में ऐसा भी होगा एक इक्विपमेंट जो प्रोडक्शन में नहीं है बट वो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, राइट? सो इट इज व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ आल्सो समटाइम्स. सो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस माने बेटा जी जो बिजनेस के इंसिडेंटल चीजों के लिए लगता है उन सारी चीजों को भी हम यहीं पर लेंगे. रेंटल टू अदर्स, रेंटल टू अदर्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास ऐसा कोई एक फ्लैट या प्रॉपर्टी है जो आप खुद के लिए यूज नहीं कर रहे हो, रेंट पर दे रहे हो. सो राजा बेटा जी उस केस में हम क्या बोलेंगे? रेंटल टू अदर्स. इज दैट ओके? सो एक प्रॉपर्टी का तो एग्जांपल दिया. कुल मिलाकर बोलने का तात्पर्य क्या कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मींस टेंजिबल आइटम व्हिच आर हेल्ड for use in the production or supply of goods or services, for rental to others or for administrative purposes and which are expected to be used for more than 12 months. मतलब 12 महीने के ऊपर यूज होंगे. जो चीज 12 महीने के ऊपर यूज होगी वो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि इट वाज क्लासिफाइड एज नॉन करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स का भी एक रूल है कि दे आर जनरली यूज फॉर मोर देन 12 months. और असेट का डेफिनेशन आपको समझा? असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड. ये हम दोबारा फ्रेमवर्क में पढ़ेंगे बट असेट का डेफिनेशन हम कई बार रिपीटेडली पढ़ते रहेंगे. इज दैट ओके? बट मेरे को पीपीई का डेफिनेशन नहीं समझा. देखो अपने को सीधा सिंपल है भाई, आंसर लिखते आना चाहिए. पीपीई का डेफिनेशन चाहिए. व्हाट इज पीपीई? वेरी गुड. आर टेंजिबल items or you can say assets, are tangible assets which for held for use in production or supply of goods or services. इसको याद कैसे करेंगे? टाटा मोटर्स टीसीएस, टीसीएस में सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टाटा मोटर्स में प्रोडक्शन, यस और नो? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सेकेंड पॉइंट, rental to others or for administrative purposes, yes or no, and which are held for period more than 12 months. Very good. अब आगे सुनते हैं मेरी बात. बेटा जी मैं आपको अभी आज एक जो चीज बताऊंगा जरा ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा. मैं आपको बता रहा हूं स्पेयर्स. क्या बोला मैंने? स्पेयर्स. कभी हॉस्पिटल गए हो? हाँ सच्ची, बहुत अच्छे. हॉस्पिटल में मान लो एक कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, राइट? मान लो वो खराब हो जाए तो क्या करें? नहीं, मुझे लगता है ऑर्डर देना चाहिए और जब तक वो आएगा तब तक उसका राम नाम सत्य हो जाए. क्या फर्क पड़ता है? तो आपको एक चीज समझ में क्या? अच्छा, मतलब कुछ स्पेयर में रखना चाहिए. मतलब आपने एक चीज नोटिस करी क्या? कुछ स्पेयर्स क्रिटिकल होते हैं. स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्रिटिकल होते हैं. मतलब जरूरी नहीं कि उसको यूज करना ही है, एम्बुलेंस से तो यूज करो ही नहीं, क्रिटिकल है, स्टैंड बाय है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा जी अब मैं जो चीज समझा रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनना. पहले मैं समझाऊंगा आपको स्पेयर्स के बारे में और दूसरा फिर समझाऊंगा मैं आपको स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड ऑल. बट पहले स्पेयर्स के बारे में पढ़ते हैं. तो बेटा जी स्पेयर्स, अगर मान लो तुम किसी एक फैक्ट्री में जा रहे हो जो कि आपको जाने को मिलेगा, एंड इन दैट फैक्ट्री देयर आर वेरियस स्पेयर्स. स्पेयर्स माने स्पेयर पार्ट्स. इट कुड range from nut bolts to it could range from spare parts, like in our case we have got a spare parts of this projector which are called as lamp, projector lamp. Agreed? क्योंकि कभी भी फूट जाता है और फूट गया तो दूसरा एक स्पेयर लैंप लाके लगाना पड़ता है, नहीं तो उस दिन की क्लासेस कैसे होगी? इसको वहां भेजे हो रहे, लेके आओ रहे, नहीं. सो वी हैव गॉट सम स्पेयर पार्ट्स व्हिच वी रिप्लेस ऑन आवर ओन. और कुछ स्पेयर पार्ट्स खराब होते रहते हैं. डू यू कॉपी दैट? अब तुम घर में स्पेयर पार्ट्स इसलिए नहीं रखते क्योंकि गाड़ियां वगैरह जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना वो तुरंत मिल जाते हैं मैकेनिक रास्ते पर कहीं पर भी. बट ऐसे गांव में चले जाइए जहां पर स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते तो आपको ये ध्यान, ये ताज्जुब होगा कि मेरे मामा जी के यहां पर गांव में ही वो पंचर निकालने की सारी चीजें उनके पास है. क्यों? क्योंकि उनके पास उस गांव में है ही नहीं कुछ. तो आपको समझाने की कोशिश में क्या कर रहा हूं, आप स्पेयर पार्ट्स सिर्फ इससे रिलेटेड समझते हो जनरली ऑटोमोबाइल, बट जब आप एक फैक्ट्री में कदम रखोगे तो आपको स्पेयर पार्ट्स देखने को मिलेंगे और उन स्पेयर पार्ट्स को हम डिफाइन करेंगे दो हिस्सों में. वन इज जनरल पर्पस स्पेयर पार्ट्स एंड द अदर वन इज क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स. क्रिटिकल नहीं, स्पेसिफिकली यूज स्पेयर पार्ट्स. ओके, नाउ स्पेसिफिकली यूज स्पेयर पार्ट्स को समझाने के पहले मैं पहले आपको यह बता दूं, नॉर्मल स्पेयर पार्ट्स, कोई भी नट बोल्ट्स या बाकी की छोटी मोटी स्पेयर पार्ट्स की जो चीजें है वो जितना कंज्यूम्ड होता है वो अदर एक्सपेंसेस में जाता है. पीपीए, क्या नाम, P&L में. याद आ रहा है? जितना स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम्ड होता है वो या तो अदर एक्सपेंसेस में चला जाता है या मटेरियल कंज्यूम्ड में चला जाएगा अगर इफ इट इज डायरेक्टली रिलेटेड. ठीक है, बट ऐसे कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं जिनकी लाइफ, जिनकी आयु पीपीई के साथ में डिफाइंड है और वो सिर्फ उसी पीपीई के साथ यूज हो सकता है.
आई रिपीट अगेन, जो सिर्फ उसी पीपी के साथ यूज हो सकता है, वो अलग से किसी के भी साथ यूज नहीं, वो जनरल पर्पज नहीं है. In that case, that spare part can be classified as PPE. So let me explain you. ये यहां पर देखो. Items such as spare parts, standby and servicing equipment are treated as PPE if they meet the definition above, otherwise they are treated as inventory. तो मैंने आपको जब समझा रहा था तब मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी. स्पेयर पार्ट्स अगर जनरल पर्पज होंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. अब वो इन्वेंट्री माने कहां पे, जो अपन ने किया था पी एंड एल अकाउंट में. सो पी एंड एल अकाउंट में याद आ रहा है क्या, अदर एक्सपेंसेस भी था और आरएम कंज्यूम्ड भी, याद आ रहा है क्या. उन दोनों में से कोई एक जगह आएगा. इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, अगर डायरेक्टली रिलेटेड होगा तो कहां जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में. कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या वैसे मैं पूछना चाह रहा था, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग. तो उसमें भी ऐसे ही होता है, पहले ओपनिंग लेते, कितना परचेस किया वो ऐड करते, माइनस क्लोजिंग कर वहां पर डाल देते. अच्छा, अगर मान लो ये ऐसे है कि स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्रिटिकल स्पेयर पार्ट है विच कैन ओनली बी यूज्ड विद द पीपीई, यस और नो, सो इन दैट केस माय डियर फ्रेंड इट विल बी क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ पीपीई. इसका एक एग्जांपल देता हूं, राइट. सपोज आप जाते हो इंडियन मिलिट्री में. सो एक काम होता है कि इंडियन मिलिट्री के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, they are not the general purpose spare parts, generally for critical equipment. क्योंकि वो स्पेयर पार्ट अगर किसी को भी मिल गया तो कोई भी यूज कर लेते हैं. तुमने ये चीज देखी होगी ना, उसका एक स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा है, उसका ये नहीं मिल रहा है. तुमने ऐसी मूवीज देखी होगी ना, पहले की पुरानी जमाने की मूवी. तो मैं मूवी के उद्देश्य से आपको बता रहा हूं. सो बेटा जी, उस केस में अगर कोई क्रिटिकल स्पेयर पार्ट है, सो दैट विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट, एज अ पार्ट ऑफ पीपीई. से यस, पूरी क्लास को क्लियर है. अच्छा, इस चीज को एक बार लिख लेते हैं. Items such as items such as spare parts, standby and servicing equipment, are treated as PPE, if they meet the definition above, ऊपर definition लिखा था ना, if they meet the definition above, otherwise they are treated as inventory. Otherwise they are treated as inventory. Okay, now write down the next point beta ji. Intangible assets, otherwise they are treated as what, inventory. अब आगे लिखिए, intangible assets are covered by AS 26. Intangible assets are covered by AS 26. ठीक है, आगे लिखिए बेटा जी. आर वी रेडी? आगे लिखिए. पीपी ऑल्सो कवर्स, ये पॉइंट मैं लिखा कर देख रहा हूं. पीपी ऑल्सो कवर्स bearer plants. PP also covers bearer plants. आपने लिख दो, सिर्फ मैं बोल रहा हूं. PP also covers bearer plant. Now I'll first explain you what is bearer plant. एक बार we'll understand this and then we'll go ahead. See how much of the Indian economy is ruled by agriculture. 50-60% तो मान के चल ही सकते हैं. Can you understand that? We have not been wondering how the accounting of agriculture units are done. तो मुझे खुशी है कि मैं आपको उसमें से एक छोटा सा पार्ट आज समझा पाऊंगा. And that is called as bearer plant. Bearer plant मतलब for example, मुझे बताओ who is the largest exporter of mangoes in India? Which company? तुमने बताया कौन सा, जोर से बता, कोई तो बता रहा है यार, कौन है? Which is the largest exporter of mango in India? Who is the largest exporter of mango in India? तो कौन है बताओ ना मुझे. अंबानी. वेरी गुड. तो ऐसा हुआ था, ये जो बोल रहे सही बता रहे. कैन यू इमेजिन, अंबानी इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैंगो इन इंडिया. होपलेस. यस. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई. सो क्या हुआ था कि जब कभी भी आप फैक्ट्री
करते हो, उसके लिए जगह साफ करते हो, तो इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर यू टू प्लांट द ट्रीज, उसे इक्विवेलेंट। सो अंबानी जी ने क्या किया कि एक मार्शी लैंड खरीद ली। मार्शी लैंड मतलब जिस लैंड का कुछ उपयोग नहीं हो सकता, ऐसी खराब लैंड खरीद ली, और उस लैंड पर उन्होंने बेस्ट क्वालिटी मैंगो ट्रीज प्लांट कर दिए थे, क्योंकि उनके ऊपर मैंडेटरी था कि दे हैव टू प्लांट ट्रीज। और उस तरीके से उन्होंने मैंगो ट्रीज प्लांट कर दिए थे। ये 20 साल पुरानी बात, वो भी मैंगो ट्रीज बड़े हो गए एंड दे आर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द मैंगोज एंड दे आर सेलिंग द मैंगोज नाउ। अब मैं आपको पूछता हूं, ये मैंगोज कितने साल तक बेच सकते हैं? For how many years they can sell the mangoes? Every year. Yes or no? So do you think so that this is also providing us the definition of an asset? Asset is a resource controlled by an enterprise because of a past event from which future economic benefits are expected, and this mango tree can be used for more than 12 months. Bearer plant. Now let's understand what is the difference between rice or bajra or maize or wheat plant. What is the difference between that? Or a plant of onion or a plant of cucumber. What is the difference between that? What is the difference between mango plant? This is a mango tree. ठीक है, और इसके ऊपर मैंगोज आ रहे हैं, तिजायला मैंगो बोम बोलला, टीचर ने ऐसा शिकवलं था, है मैंगो ट्रीज। एंड दूसरा वाला कौन सा है? एस निकालने का और ऐसा करने का बोला था मेरे को। अरे ठीक आहे ना ताई, समज ना तू मिरर कॉपी मध्ये बघ, ठीक है, हम जे उलटे आहेत आम्ही दुसऱ्या साइड न बघतोय। सो देन वी आर हैविंग अ मैंगो ट्री, ओके बेटू, एंड देन अभी रिसेंटली हमारा संक्रांति हुआ, राइट? सो एक ऐसा भी होता है जिसके अंदर ये क्या बनता है, अब यार मैं ड्राइंग नहीं करूं तो अच्छा है, ये क्या बना है मैं बता देता हूं, व्हीट प्लांट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मैंगो ट्री एंड व्हीट प्लांट? Don't tell me nonsense, huh? Mango tree gives mangoes and wheat plant gives wheat. This is nonsense. जल्दी से बताओ मुझे क्या डिफरेंस है? So every time it is harvested, हर साल नया प्लांट लगाना पड़ेगा। इसकी उम्र 1 साल ही है, बट इस केस में द प्लांट इज नॉट हार्वेस्टेड, ओनली द प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड। प्रोड्यूस मतलब समझ में आ रहा है क्या? जो उगता है बस उतना ही हार्वेस्ट किया जाता है। सो बेटा जी, मैंगो ट्री इज अ पार्ट ऑफ पीपीई। ऐसे और कौन से एग्जाम्पल? टिम्बर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? टिम्बर और टीक एंड वो क्या, रबर प्लांटेशन, राइट? कोकोनट ट्री could be said as an example of what? Bearer plant. So bearer plant are those which bears fruits for more than 1 year. Is that okay? So bearer plant का एग्जाम्पल लिखेंगे हम। ये देखिए bearer plant क्या है, लिखते bearer plant, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिख दी ना, AS10 इज एप्लीकेबल टू बियरर प्लांट, ये लिख दिया। आगे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल एप्पल ट्री, फॉर एग्जाम्पल एप्पल ट्री, फिर लिखिए मैंगो ट्री। क्या बात है, तेरा भी एग्जाम्पल छप गया, मैंगो ट्री। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए कोकोनट ट्री, ओके? वेरी गुड अर्पिता, आर्यन जैन, रिचा, गौरव, नितेश, स्वास्तिक, वेरी गुड, हरमित खुश हो गया, मोगैम्बो खुश हुआ, सैंडलवुड ट्री, वेरी गुड, बहुत सही पहचाना, कोकोनट ट्री सही पहचान रहे हो तुम। नाउ अभी आगे क्या लिखा है? एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, ये लिख दिया। अब लिखिए फीचर्स। फीचर्स मतलब बियरर प्लांट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स एग्जाम्पल तो दे दिए, फीचर्स अभी। प्रोड्यूसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, produces agriculture produce, in the bracket produces agriculture produce, in the bracket लिखिए fruit, in the bracket लिखिए produce का मतलब क्या? fruit, right? fruit और क्या क्या हो सकता है यार? flower etc. अब मुझे नहीं पता, fruit, flower etc. ठीक है, write down the point number 2. Productive for more than 12 months. Productive for more than 12 months. ठीक है, आगे लिखिए, थर्ड पॉइंट, लास्ट वन। ट्री कैनॉट बी सोल्ड, ट्री कैनॉट बी सोल्ड as an agriculture produce.
Tree cannot be sold as agricultural produce. Tree cannot be sold as agricultural produce. Let me give you a googly for you all. Let's see. तुमको समझ में आता है? नर्सरी जाते हो कभी? कितने के घर में कोकोनट प्लांट है जो तुमने लगाया या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी आंखों के सामने लगाया? ओके, कहां से लाए उनको? चुरा के? हाँ, नर्सरी से लाए. वाओ, तुम कहां से लाई? और तुम? घर में जो नारियल होता है ना उससे. वेरी गुड. और किसी ने मैंगो का पेड़ लगाया? कैसे लगाया? वो घर पर ही था. ठीक है. तो कुल मिलाकर मैं आपको बताता हूं कि मेरे फार्म हाउस पर जब अभी प्लांट लगा रहे, सारे के सारे प्लांट हम नर्सरी से लाए. अब जरा सोचो, कोकोनट प्लांट नर्सरी से हम लेके आए, तो नर्सरी के लिए कोकोनट प्लांट बियरर प्लांट है कि इन्वेंटरी है? ये तो कॉमन सेंस है. बट हम कौन से पॉइंट को पकड़ेंगे? क्योंकि वहां पर वो उसके प्रोड्यूस को नहीं बेच रहे, प्लांट को ही बेच रहे. सो व्हेन योर इंटेंशन इज टू सेल द प्लांट ओनली, इट इज नॉट अ बियरर प्लांट. देन फॉर यू इट इज एन इन्वेंटरी. जैसे नर्सरी वालों ने मुझे क्या बेच दिया? प्लांट ही बेच दिया. सो इट इज व्हाट? अ बियरर प्लांट और इट इज एन इन्वेंटरी फॉर देम. बट मेरे लिए हो गया, मैं उसको बेचने वाला नहीं हूं. मेरा इंटेंशन है आई विल एक्सट्रैक्ट द प्रोड्यूस, आई एम होल्डिंग इट फॉर द प्रोड्यूस. यस और नो? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस इट इज बियरर प्लांट. और ये तो हर जगह पे एप्लीकेबल है. एक व्यक्ति जो कोई भी जिसका मेन बिजनेस है, मुख्य व्यवसाय है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेलिंग कार. तो उसके लिए कार क्या है? इन्वेंट्री. उसका बिजनेस है वो. और मैं क्या करता हूं? उस कार को बेचने वाला नहीं. आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर माय बिजनेस फॉर मोर देन 12 मंथ्स फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. यस और नो? और फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स. तो मेरे लिए वो क्या होगा? पीपीई. बट उसके लिए क्या होगा? वो इन्वेंटरी. डू यू क्लासिफाई दिस पार्ट? पक्का? गुड. सो बेटा जी, सभी लोगों को समझ में आया बियरर प्लांट क्या होता है? अच्छा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होता है? ये सिर्फ एक पासिंग रिमार्क दे देता हूं. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब जिसको हम हार्वेस्ट करते हैं. जैसे अगर आप इसका पोमोग्रेनेट का प्लांट देखेंगे तो उसमें से क्या हार्वेस्ट करते हैं आप? पोमोग्रेनेट. अगर आप टोमेटो का प्लांट देखेंगे तो उसमें से क्या हार्वेस्ट करते हैं? टोमेटो. अगर आप शुगर केन देखेंगे तो उसमें से क्या हार्वेस्ट करते हैं? शुगर केन. सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब क्या? आप क्या चीज के लिए उसको उगा रहे हो, कौन सी वस्तु के लिए आप उसको बड़ा कर रहे हो. यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. ऑलराइट. तो बेटा जी, मैंने आपको बता दूं कि ये सिर्फ AS10 सिर्फ पीपी के लिए एप्लीकेबल है. आगे लिख दीजिए, AS10 इज नॉट एप्लीकेबल. AS10 is not applicable. AS10 is not applicable. Okay, AS10 is not applicable for other biological assets. For other biological assets. Very good, online के रसगुल्लो. For other biological assets. Example. कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे? कैटल. बायोलॉजिकल मतलब विच हैज गॉट लाइफ. बायो मीन्स लाइफ. बायोलॉजिकल असेट में बियरर प्लांट ही पीपी में जाएगा. बायो मीन्स लाइफ ना, तो उसके अंदर कैटल नहीं आएगा. AS10 में कैटल नहीं आएगा. सेकंड, कैटल नहीं आएगा. और कौन से कैटल का एग्जाम्पल लिख लीजिए. हॉर्स, शिप, गोट एक्सेट्रा. इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. हॉर्स, शिप, गोट एक्सेट्रा इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. कोमड़ी एप्लीकेबल नहीं है. कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? AS10 इज नॉट एप्लीकेबल. नेक्स्ट, अदर प्लांट्स मतलब विच इज नॉट अ बियरर प्लांट, उसके लिए भी AS10 इज नॉट एप्लीकेबल. अदर प्लांट्स, व्हीट क्रॉप, टोमेटो क्रॉप, अनियन क्रॉप, राइट, स्वीट कॉर्न, AS10 is not applicable because they have got a life which is generally less than 12 months or generally they are produced for the purpose of agricultural produce which they themselves are agricultural produce. Yes or no? ठीक है. तो पूरी क्लास को बियरर प्लांट क्या होता है समझ में आया? वाओ. सो बेटा जी, आज हमने क्या चीज देखी यहां तक? पीपीई क्या होता है? मेरे को नहीं समझा. व्हाट इज पीपीई? एक बार रिवाइज कर लेते हैं. बोलो फिर जल्दी से. पीपीई इज अ टेंजिबल असेट्स. हाँ, which is held for production or supply of goods or services or for administrative purposes or for rental to others which are expected to be used for more than 12 months. Is that okay? Does it include spare parts? Yes. Specifically used spare parts will be classified along with the PPE. But if it is a general purpose spare part, it will be classified with inventory, AS2. Then my dear friend, does PPE also include bearer plants? The answer is yes. What are the bearer plants?
क्या बोल रहे? Which are cultivated or what? Produced for what? More than 12 months. Is that okay? And which are cultivated for what? Agricultural produce. So ये देखो, produces agriculture produce, productive for more than 12 months. Tree cannot be sold as agricultural produce. तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? Bearer plant. But other biological assets are covered under AS10? No. Only what is covered under AS10? Bearer plants. Bearer plants के example पता है आपको? Mango, apple, right? Coconut, so on and so forth. आगे बढ़े रसगुल्ले बच्चों. अब हमारा अगला पार्ट आता है recognition. So highlight, write down the heading recognition. Recognition. Recognition criteria for PPE. लिख लो, very very important. Recognition criteria for PPE. Sandalwood is a bearer plant. बिल्कुल सही सर. गांजा किस सेक्शन में आता है? सही में यार, मतलब तुम स्टूडेंट कैसे हो गए यार. बहुत बढ़िया भाई. इस बार जाएंगे, रिसर्च करेंगे, फिर बताएंगे आपको. ठीक है, तब तक घर में जाके बोल देना अपन ने तो घर में अगरबत्ती हुई है. बहुत बढ़िया बेटा. आगे की बात करें. सर लाइफ स्टॉक नहीं आएगा क्या? बोला तो था अदर बायोलॉजिकल असेट्स नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगी. तो मैंने जैसे बोला कैटल नहीं आएगी, तो उसमें लाइफ स्टॉक नहीं आएगा क्या? धंधा किया तो पीपी वरना आईपीसी. अच्छा कर लो टाइम पास, बेशरम. भाले को तकलीफ मत देना बेटा. सुना अभी अगली बात मेरी. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? मेरी बात जरा ध्यान से सुनो. एक होता है रिकॉग्निशन और एक होता है मेजरमेंट और एक होता है डिस्क्लोजर. ठीक है, तो जैसे कुछ चीजें रिकॉग्नाइज की जाती है. जब कोई शब्द यूज करे रिकॉग्नाइज, वो बोलने की कोशिश कर रहा है शेड्यूल 3 में P&L अकाउंट या बैलेंस शीट में, उसको रिकॉग्नाइज ऑन द फेस. बट कुछ चीजें रिकॉग्नाइज नहीं होती है, डिस्क्लोज होती है. डिस्क्लोज मतलब उनको कोई जगह नहीं मिलती है. किसके अंदर जगह नहीं मिलती है? हमारे बैलेंस शीट या P&L में. उनको जगह मिलती है आउटसाइड द बैलेंस शीट, जिसको हम नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं. जिसको हम एक आध एग्जांपल अगर आपको दूं तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं होती है, डिस्क्लोज होती है. Recognize means the item will find a place in the balance sheet or P&L account. Okay, it is a part of asset, liability, income, expense or capital. But sometimes an item is of so importance that it is not, it cannot be recognized for whatever reason, but it is what? Disclosed. So बेटा जी पीपी की खास बात है कि ये recognize होता है. और आपको तो ऑलरेडी आइडिया ही है recognize कहां होता है? बैलेंस शीट में, नॉन करंट असेट्स में पीपी. और हमने अभी भी देखा कि टाटा मोटर्स का पीपी कितना ज्यादा है. से यस समथिंग 95,000. वो 2014 का देखा था हमने, क्रोर्स. और उस समय का इसलिए देखा क्योंकि उस समय शेड्यूल 3 एप्लीकेबल जो अभी हम पढ़ रहे वही वाला था, इसलिए मैंने वो दिखाया. हैप्पी. अब मैं आपको सेकंड स्टेप पर ले चलता हूं. बेटा जी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में 2 रूल्स है और ये फ्रेमवर्क में भी बताए गए और हर एक असेट के स्टैंडर्ड में. मतलब AS2 इन्वेंट्री में भी रहेगा, AS10 में भी रहेगा, AS26 में भी रहेगा. जहां जहां आपको असेट के बारे में अकाउंटिंग करनी होगी वहां हर जगह ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा. तो ये मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं. मतलब यही रिकॉग्निशन क्राइटेरिया रहेगा, ये फ्रेमवर्क में भी होगा. सब फ्रेमवर्क क्या होता है थोड़े समय के बाद में देखेंगे. अब सुनिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या. फर्स्ट थिंग, इट शुड बी मेजर्ड रिलायबली. इट शुड बी व्हाट? मेजर्ड रिलायबली. सेकंड थिंग क्या है? इट शुड गिव और इट शुड हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. ये 2 क्राइटेरियाज जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हम उसको पीपी बोल ही नहीं सकते. ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होनी चाहिए पीपी के. मतलब पीपी का डेफिनेशन तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, बट पीपी का डेफिनेशन सेटिस्फाई होने के बावजूद वो उसको बैलेंस शीट असेट साइड में जगह नहीं मिलेगी अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुए. तो तुम समझे क्या? जैसे AS2 इन्वेंट्री में मैं आपको AS2 का डेफिनेशन सिखा दूंगा. इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री का डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाए बट ये 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो इन्वेंट्री भी नहीं बन सकता. इंटेंजिबल असेट में मैं इंटेंजिबल असेट का डेफिनेशन पढ़ा दूंगा बट ये 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो इंटेंजिबल असेट नहीं होगा. तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये बताता है कि तुम्हारा डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गया, कांग्रेचुलेशंस, बट डू यू satisfy the other 2 things? If the answer comes no, then my dear friend, it cannot be qualified as PP. So shall I explain you these things further? Okay, first thing सुनिए.
पहली चीज है द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। जिस चीज की मेजरमेंट रिलायबली नहीं हो सकता उस चीज को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब AS10 में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, AS10 में आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे, बट आपको मैं बताता हूं गुडविल कैसे मेजर करेंगे। गुडविल अगर आपने फाउंडेशन में किया था तो उसका वैल्यूएशन करते थे, तो उसका मेजरमेंट नहीं होता है। तो आपको अगर याद होगा तो मैं फाउंडेशन में बोला करता था कि AS26 सेज इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। व्हाई इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड? फॉर द सिंपल रीजन इट कैन नॉट बी मेजर्ड। SPC अपनी गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता क्योंकि वो उसको मेजर नहीं कर सकता। कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, सर 26 AS का या इंटेंजिबल एसेट का इधर क्या लेना देना? अरे भाई लेना देना है, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने के लिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जिस चीज का मेजरमेंट नहीं हो सकता उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, मेजरमेंट मैंडेटरी है। इज दैट ओके? सो फर्स्ट चीज क्या लिखिए, द कॉस्ट ऑफ आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। और दूसरा वाला क्या है, इट इज प्रोबेबल दैट, सुन 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 सुन, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। मुझे एक बात बताओ, टाटा मोटर्स की सारी एसेट इंडिया में ही है कि अब्रॉड भी है? आर यू श्योर अबाउट इट? जस्ट गिव मी अ व्हाइल, जस्ट गिव मी अ व्हाइल। एक सेकंड, थोड़ा अर्जेंट है, घर से कुछ और है। हेलो, आर वी रेडी? सो हियर वी गो। सो बेटा जी फर्स्ट पॉइंट तो हमें समझ में आया कि द कॉस्ट शुड बी मेजर्ड रिलायबली, और उसका हमने एक एग्जांपल दिया कि गुडविल एक ऐसी चीज है कि जिसमें कॉस्ट मेजर्ड रिलायबली नहीं होती, इसलिए हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब दूसरा वाला पार्ट समझो, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। और ये क्या है बेटा जी, देयर शुड बी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम दैट असेट। मतलब आपने असेट का निर्माण किया, बट उस असेट से आपको क्या आना चाहिए? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी किसका किसके बीच में वॉर हुआ? यूक्रेन और रशिया। तुमने ये चीज सुनी कि रशिया की कुछ असेट्स को फ्रीज कर लिया गया। इसका मतलब क्या है? रशिया की कुछ असेट को फ्रीज कर लिया गया, मतलब रशिया के बिजनेसमैन किसी और कंट्री में काम कर रहे, व्यवसाय कर रहे, तो उनकी असेट वहां पर फ्रीज कर ली गई। अभी मीनिंग समझ रहे हो कि नहीं? जैसे इंडिया में कुछ लोग यहां पर काम कर रहे हैं, इंडिया में हमने उनके असेट को फ्रीज कर लिया, मतलब असेट तो है उनकी, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, बट दे कैन नॉट से दैट वी विल हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, क्योंकि उनके असेट को फ्रीज कर लिया गया। ऐसा होता है, आई रिपीट, ऐसा होता है। जैसे यूएस जब इसको छोड़कर गया तालिबान को, तो कई सारी उनकी बेस की असेट वहीं की वहीं छोड़कर जाना पड़ा। यस और नो? अब असेट तो उनकी है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, बट कैन देयर बी अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आउट ऑफ दैट असेट? द आंसर इज इल्ले। So when there are no future economic benefit from that asset cannot be recognized। ये बिल्कुल लॉजिकल बात बोली बेटा, नहीं तो जरा सोचो हम डिसीजन कैसे लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। आप इतने दिनों से हम क्या कर रहे हैं? हम पीपी देख रहे हैं। टाटा मोटर्स का हमने पीपी देखा और वहां पर देखा 95,000 करोड़, वाओ इट हैज गॉट सो मच ऑफ द पीपी, बट बाद में जाके आपको पता चला कि साला इसके ऊपर तो इनका कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल एज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाले। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारा जो व्यू पॉइंट था कि मैं इस पीपी को देखकर इन्वेस्ट कर देता हूं, तो वो तो गलत हो गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज देयर आर नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विच आई कैन डिराइव फ्रॉम इट। से यस। सो बेटा जी आपको समझ में आया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हर एक असेट के लिए अप्लाई होगा, राइट? और वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एक बार बता दो, कौन से दो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? फर्स्ट वन, cost can be measured reliably, and the second one, there would be future economic benefit from that asset। now what is future economic benefit? कैश का इनफ्लो आएगा। जैसे अभी इस कैमरा से मुझे कैश का इनफ्लो आएगा, यस, इट नीड नॉट बी डायरेक्ट, इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं इसको सेल कर भी कैश फ्लोज ले सकता हूं, मैं इसको यूज कर भी कैश फ्लोज ले सकता हूं, ये पूरे मेरे कंट्रोल में। एग्रीड? सो देयर शुड बी फ्यूचर। अच्छा, कौन सा क्राइटेरिया है? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो बेटा जी फॉर पीपी जब कभी भी किसी भी एसेट के लिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूछा जाए तो इन दो चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है? हाँ चलो लिख लो ये recognition criteria for PPE। recognition criteria for PPE।
ये एक बार लिखने के बाद में आपको नोट्स दूंगा, क्योंकि एक बार आपसे लिखवा कर भी लेना है, एंड देन विल बी हैविंग द नोट्स आल्सो विथ यू. PP should be recognized only if following conditions are satisfied. What is the first one? It is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise. It is probable that future economic benefit associated with the item will flow to the enterprise. Okay, and cost can be measured reliably. And what? Cost can be measured reliably. Are we all okay friends with this? Wow, क्या क्या चीजें समझ में आ गई बेटा जी अभी आपको? चलो एक बार देख लेते क्या क्या चीजें समझ में आ गई हमको. डेफिनेशन समझ में आ गया क्या? एक बार डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते, बार बार रिवाइज करते जाते तो चीजें आसान रहेगी. पहला डेफिनेशन क्या है, और तुमको पता करना क्या है. सुनो, ये पीपी मतलब ये AS10 कैसे जबान पर लेकर आ जाना है. मतलब लास्ट तक जब हम जाएंगे तो क्यूमुलेटिव रिवीजन करते करते हम लास्ट तक ऐसे पहुंच जाएंगे कि AS10 तेरे को खड़ा करके यहां पर बोला तो यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट AS10 ऐसे ही. So what is AS10 में will deal with property, plant and equipment. It is covered by schedule 3 under the heading non-current assets. It is the first item. Is that okay? What is the PP? PP is an tangible asset. आगे नहीं, which are held for use in the production or supply of goods or services, rental to others or for administrative purposes. फिर next, and which are expected to be used for more than 12 months. PP also includes BRR plants. BRR plants are plants which are expected to be used for more than 12 months and expected to bear the produce for more than 12 months, and plant will not be harvested or it will not be sold. Is that okay? BRR plant. Example, apple tree, mango tree, so on, coconut tree, so on and so forth. फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया recognition criteria for PP. Recognition criteria for PP, there are two things which needs to be satisfied for an item to be recognized in the balance sheet. The first one is the PP should be measured reliably. That is, the cost of the PP should be measured reliably, and there the future economic benefit associated with the PP should flow to the enterprise. Is that okay? It is probable that the future economic benefit associated with the associated with the item will flow to the enterprise. Do you all copy that? With this rasgulla and rasgulli, we are having the next item. अब आपके पास आ गया था कौन सा? Recognition तो आ गया था. Recognition मतलब कब recognize करेंगे? Now ask yourself, कौन सी अमाउंट पर? Measurement. फ्लो समझ में आ रहा है? Recognize मतलब क्या वो आएगा या नहीं आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल गुडविल आएगा या नहीं, कई को मेजर करने का. ब्रांड नेम, मास्टर्स, कॉपीराइट्स आएगा ही नहीं फॉर एग्जाम्पल, कई को मेजर करने का. पहला बात है कि क्या वो पीपी माना जाएगा क्या? आंसर आया डेफिनेशन में यस. क्या उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या? आंसर आया यस. तब थर्ड स्टेप आएगा मेजरमेंट ऑफ पीपीई. सो राइट डाउन द हेडिंग मेजरमेंट ऑफ अ पीपीई. इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इस पर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. Yes, Nitish Kumar. In that case, if it is defreeze later on, in that case it would be again called as an asset. तो जब वॉर खत्म हो जाएगा और अगर asset का access दे दिया गया, so it will be again called as what? Asset. That's not a problem. हाँ, क्या लिखा रेडिंग? Measurement of PPE, property, plant and equipment. बहुत भारी है, ठीक है? जरा ध्यान से सुनो. अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं क्या? Measurement of the plant में PPE में पहले दो शब्दों को समझो. Initial measurement और दूसरा है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. समझे? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नहीं बोला, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. तो इनिशियल मेजरमेंट मतलब जब आपने पीपी को या तो खरीदा या बनाया या एक्सचेंज किया, कुछ तो कर आप पीपी को लेके आए, तो उसका इनिशियल मेजरमेंट कैसे होगा? फर्स्ट टाइम. और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या होता है राजा बेटा जी, कि राजा बेटा जी एक बार तो आपने उसको कॉस्ट पर ले लिया फॉर एग्जाम्पल, बट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में यू कैन गो फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल. रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस.
से यस। मार्केट कंडीशन अगर ऊपर जा रही है तो पीपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर मार्केट कंडीशन नीचे जा रही है तो पीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितने बच्चे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में? शैट आप करते हो, किस में किया? विप्रो में किया। शेयर का प्राइस बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ दर्द दिया मैंने, सॉरी। सो बेटा जी इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तुमने देखा ये रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है। ये जब बोल रहा है लॉस हुआ तो ये क्या कर रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है। रिवैल्यूएशन मॉडल क्यों? क्योंकि अभी तक इसने बेचा नहीं है, इसके पास है, बट ये इसके मार्केट वैल्यूएशन इसके बुक्स में अगर 10,000 में बाय किया था और अभी बोल रहा है 9,000 में है उसका वैल्यू, तो ये क्या कर रहा है, उसको वैल्यू कर रहा है ना 9,000 पर, तो ये क्या बुक कर रहा है, लॉस बुक कर रहा है। तो एक मॉडल होता है जिसमें हम कॉस्ट मॉडल पर ही दिखाते हैं, उसको कॉस्ट पर ही लेके चलते हैं हर साल, कॉस्ट 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 कॉस्ट। और दूसरा वाला कौन सा है बेटा जी, रिवैल्यूएशन मॉडल, कि मतलब जैसे जैसे उसकी मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होती है तो उसको हम रिवैल्यूएशन के तौर पर उसको उसकी नई वैल्यू हमारे बुक्स में दिखाते रहते हैं। क्या ये बात झेपी? क्या तुमको एक बहुत भारी वाली बात बताओ, क्या किसी को बताओगे तो नहीं, ये सब बकवास पढ़ रहे। पर मैंने आज तक मेरे लाइफ में किसी को रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते नहीं देखा, नहीं देखा। तुम पूछोगे क्यों नहीं देखा? सर कॉमन सेंस है। तुम्हें क्या लगता है रिवैल्यूएशन कौन करता है? तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा घर है, मतलब पापा का? अच्छा पापा का घर है, वेरी गुड बेटा। वो घर तुम्हें मिलने वाला है? क्या बात, अकेले हो? सोल चाइल्ड? कितनी मक्कार हंसी है, देखिए इसकी कमी नहीं की। अरे गुड। तो तुम्हें पापा का घर मिलने वाला, एक एग्जाम्पल, मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि पापा को बुरा लग जाएगा कि बोले हमारा बेटा ऐसा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि तुमको घर मिलने वाला है बेटा जी। अब मैं आपको पूछता हूं, अगर मान लो उस घर का वैल्यूएशन करना पड़े तो कैसे करोगे? उसकी मार्केट प्राइस है, बट मार्केट प्राइस कैसे निकालेगा? ये तो कुछ भी बोलेगा, समझे कि नहीं? सो मार्केट प्राइस निकालने के लिए उसका वैल्यूअर होता है भाई, तुम ऐसे ही नहीं निकालते। अच्छा किसी ने गोल्ड लोन लिया, ऐसा पता है किसी को घर में आइडिया? गोल्ड लोन लिया, गोल्ड लोन जब आप लेते हो तो बैंक के पास गोल्ड लेके जाते हो ना, तो उसका प्यूरिटी चेक कराते हैं। बैंक के ऑफिसर्स है ना, वो प्यूरिटी चेक करने वाले वो लोग नहीं रहते, तो वो क्या करते हैं कि गोल्ड का प्यूरिटी चेक करा के लेके आओ, तो उनका सर्टिफाइड वैल्यूअर होता है, उसके पास जाने का, वो एक उसको ये मारता है कुछ तो, और उससे उसका वैल्यूएशन निकाल के देता है कि इस गोल्ड का वैल्यूएशन कितना है। तुम्हें समझ में आया क्या? बोलने के लिए बहुत इजी लग रहा है, वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन। अबे वैल्यूएशन तुम नहीं कर सकते, तुम कैसे वैल्यूएशन कर लोगे? वैल्यूएशन करने के लिए वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, कर देंगे वैल्यूअर को अपॉइंट। वैल्यूअर ऐसे ही अपॉइंट नहीं होता है, वो पैसे मांगता है, और हर साल पैसे देने में तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अगर तुमको भरोसा नहीं है तो अपने अपने घरों का वैल्यूएशन कराना शुरू करो जिसमें तुम रह रहे हो, तुम्हें और कोई फायदा नहीं हो रहा है, तुम्हें सिर्फ वैल्यू मिल रही है जो तुम बैलेंस शीट में डाल रहे हो। समझे? किल्ले। मुझे बताओ स्वप्निल पटनी सर को क्या फायदा, मुझे क्या फायदा? मेरी जितनी एसेट्स है उसको हर साल एक वैल्यूअर को बुलाऊं और वैल्यूअर को बोलूं भाई साहब आप वैल्यू कर दीजिए मेरे पूरी प्रॉपर्टी का। बोले कर दूंगा, और वो हर साल मेरे से पैसे ले जाता है। किसके वैल्यूएशन का? मेरी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, वैल्यूएशन के पैसे ले जा रहा है। मैं कराऊंगा क्या वैल्यूएशन? नहीं, मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे पास पड़ा है, जिस दिन बेचना होगा उस दिन वैल्यूएशन करा दूंगा ना, क्या फर्क पड़ रहा है? सो बेटा जी रियल लाइफ में मैंने अभी तक आई हैव नॉट कम अक्रॉस वेयर द पीपल हैव बीन यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल. रिवैल्यूएशन मॉडल इज यूज्ड ऑफ कोर्स वेयर यू वांट टू सेल योर एंटिटी, वेयर यू वांट टू सेल योर कंपनी, तब तो वैल्यूएशन कराए, तब तो किसी वैल्यूअर का रिपोर्ट है वो वैल्यूएशन से बेचे, बट बाकी अदरवाइज वैल्यूएशन करने का कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अंटिल इट इज मैंडेटरी बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कुछ केसेस में वैल्यूएशन को मैंडेटरी कराता है. तो कल मुझे थोड़ा सा समय देना, कल मैं आपको जोमैटो का वैल्यूएशन दिखाऊंगा. जोमैटो के वैल्यूएशंस में कितना उनका वैल्यूएशन कम हुआ, कितना लॉसेस उसको हिट हुआ, कल मुझे थोड़ा सा मौका देना, कल जोमैटो को दिखाऊंगा. बट आज के लिए मैं भी थोड़ा सा रैप अप करता हूं कि वैल्यूएशन, बहुत ज्यादा बातें बोल दी ना मैंने, तो रैप अप करता हूं एकदम प्रेम से. बेटा जी मैं मेजरमेंट सिखा रहा था. मेजरमेंट दो प्रकार से हो सकते हैं, एक इनिशियली और एक सब्सिक्वेंट. मैंने कहा इनिशियली इज एट कॉस्ट, इनिशियली इज एट कॉस्ट. तुमको अभी पता नहीं कि कॉस्ट बोले तो क्या, मैं बताऊंगा, बट मैंने बोला सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इट कैन बी इधर एट कॉस्ट और इट कैन बी इधर एट रिवैल्यूएशन मॉडल. फिर मैंने आपको अभी दिमाग में ठूस दिया, पढ़ तो रहे बट रियल लाइफ में कई को, क्योंकि रिवैल्यूएशन करने के लिए पैसा लगता है. कई को कोई रिवैल्यूएशन कराएगा, असेट मैं ही चूज कर रहा है.
जमीन आज मेरी है, मैं चूज कर रहा, फैक्ट्री मेरी है, मैं चूज कर रहा, पीपी मेरी है, मैं चूज कर रहा है। वैल्यूएशन करके फायदा क्या? बेचने का है तो वैल्यूएशन करेंगे। तुम्हारे घर की कीमत हर बार निकाल दे क्या? एक बार पापा के सामने हर बार 4 बार 10 लोगों को पूछते रहे क्या घर कितने में जाएगा हमारा, क्या घर कितने में जाएगा, ऐसा पूछ के देख। पप्पा नहीं कान के नीचे बजाए तो देखना, क्योंकि जब तुम खुद ही यूज कर रहे हो तुम्हें घर की कीमत क्यों निकालनी है? तुम्हें घर की कीमत कब निकालनी है? बेचते वक्त, बस। तो सिंपल से ट्रिक क्या बताया मैंने? रियल लाइफ में वैल्यूएशन तब कराया जाता है जब आपको बेचना है। तो रियल लाइफ में बैलेंस शीट में आपको रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं दिखता है। आपको कौन सा मॉडल दिखता है? कॉस्ट। तो कल हम एक अकाउंटिंग पॉलिसी भी स्टडी करेंगे रियल लाइफ की। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बोला बेटा जी? मेजरमेंट ऑफ पीपी एट इनिशियल रिकॉग्निशन इट शुड बी एट कॉस्ट, और दूसरा वाला सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट, दैट इज इधर कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा बेटा जी? कौन सा फॉलो होता है? दिस इज फॉलोड इन रियल लाइफ। ओके, तो क्या आप लिख कर ले सकते हो? वैल्यूअर कैसे बनते हैं सर? आपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर चला जा, और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर वैल्यूअर का एक कोर्स है। सर बोथ कंडीशन नीडेड सर। अरे बोथ कंडीशन का है? इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब शुरुआत में, एट द फर्स्ट बिगिनिंग, और बिगिनिंग के बाद में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगा? सो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट दैट इज एट एवरी बैलेंस शीट डेट। सो इधर यू शुड फॉलो कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। इज दैट ओके? ओके, आर वी नाउ रेडी? अभी एक छोटी सी देर के लिए बात करते हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल सही, जाके चेक करना पक्का। वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। बोल रहे कि सर फिर जो टाटा स्टील इतनी पुरानी कंपनी है, क्या उनको कॉस्ट मॉडल पर ही रहेंगी क्या उनकी सारी चीजें? द आंसर इज यस। क्यों करोगे ना आप? क्या फायदा मिल जाएगा आपको करके? ठीक है, चलो सुनते हैं अभी। देखो, एक चीज मैंने नोटिस करी, वो बताता हूं। व्हाई डू यू थिंक सो that there are so many lawyers today which never existed in the earlier phase? Why there are so many architects and interiors which never existed earlier, and still, or there are so many gurus but still spirituality is not that great the way it was there earlier? मतलब we still recite what? कबीरदास के दोहे। एंड कबीरदास वाज नॉट, मतलब वैसे बहुत सारे लोग नहीं थे पुराने जमाने में, बहुत कम लोग थे, बट फिर भी हम कबीरदास के दोहे ये सब चीजें रिवाइज करते हैं, तुलसीदास जी के बारे में बात करते हैं। मेरा आपसे प्रश्न एकदम सिंपल है, व्हाई द आर्किटेक्चर और द मॉन्यूमेंट्स विच बिलोंग टू द एंशिएंट एरा इज स्टिल फार 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 बेटर देन व्हाट वी डिड? इट्स फार मोर रिलायबल देन व्हाट वी आर डूइंग। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी साहित्य पुराने जमाने का जो है वो आज भी पढ़ा जाता है, जबकि उस समय लिटरेसी रेट कम थी। ये एक चीज मैंने बताई। मैंने कहा कि आज की तारीख में आर्किटेक्ट और ये सारे लोग बहुत ज्यादा है, पुराने जमाने में कम थे, बट उस आर्किटेक्चर के बारे में आज भी जब हम बात करते हैं तो वी आर क्रेजी कि क्या जोरदार। मतलब पिरामिड्स की बात कर लो, ताजमहल की बात कर लो, गोल गुमज की बात कर लो, या फिर कोल्हापुर में वो महालक्ष्मी टेम्पल की बात कर लो। You will go crazy when you talk about their architecture supremacy. And similarly, I was talking about spirituality. There are many Babas and Gurus nowadays,
but the spirituality, the way it existed in the past, it doesn't exist today. You must have experienced this. What's the reason? I tell you only one thing. Anything and everything which is connected with the practical life and the education, then the education becomes successful. When you study Vivekananda, when you study Dr. Babasaheb Ambedkar, you will realize one thing which is so very clear. Ki Babasaheb Ambedkar was a lawyer, was a barrister. He studied law, but उन्होंने उस लॉ को प्रयोग कैसे लेके आना प्रैक्टिकल लाइफ में, ये बहुत अच्छे से सीखा. साउथ इंडिया की कोई एक मूवी आई है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के, डॉक्टर अम्बेडकर बोलकर, एंड व्हेन यू सी दैट मूवी तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी जो लॉयर है वो लॉयर को एप्लीकेशन पता है, पास होने में कोई सेंस नहीं, कोई मजा नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट. तुम थोड़े से पैसे कमा लोगे, बट पैसे कमा के वापस यू विल डिके एंड डाई एंड नो वन इज गोइंग टू नोटिस यू. If you want somebody to notice you and if you think that your life should be a little more fulfilling, then I am telling you that also learn application along with it. An application cannot be taught in the class. It needs to be nurtured by you, and you are at the best time right now. We are in the pre-result batch. So I will tell you that कि जरूर जाकर इनकी policies को पढ़िएगा, PPE की, तब जाके आपको इंटरेस्ट आएगा. तब जाके आपको पता चलेगा कि अगर PPE की वैल्यू को कम कर अगर P&L अकाउंट में डाल दिया जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट आता है. जैसे जोमेटो के शेयर प्राइस नीचे गिरे थे, ये आपको पता था. जोमेटो को जरूर जाके चेक करिएगा कि क्या क्या हुआ था, तो आपको पता चलेगी कुछ कुछ चीजें. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आशा करता हूं कि पूरी क्लास को ये बात समझ में आई. सर शेयर मार्केट बुक, अरे भेजिए ना शेयर मार्केट की बुक. बट बेटा रियल वर्ड्स आएंगे कहां से रीचा? यही मैं बता रहा हूं कि इतनी ज्यादा चीजें, इतनी ज्यादा कॉलेजेस है, इतना तो भी रियल वर्ल्ड नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा कहां से? वही मैं आपको समझा रहा हूं कि खुद से करना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा. तो मैं आपको बस यही इनवाइट कर रहा हूं कि ये देखना, मैंने मेरी तरफ से चीजों को अच्छा बना दिया, बट यू नीड टू मेक इट मोर पॉलिश्ड. तो आप जब वैसे प्रैक्टिकल को कनेक्ट कर लेंगे ना तो फिर मजा आ जाएगा. ठीक है, दे हैव मोर कॉन्क्रीट एंड डिटेल नॉलेज. ये सब बकवास है, ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता. इनफैक्ट जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया उनकी शिक्षा ही नहीं हुई थी. कौन वो? तुमको क्या लगता है दे पास आउट फ्रॉम एन आर्किटेक्चर कॉलेज? कुछ भी. क्या बड़बड़ कर रहे हो? नहीं बाबा, इल्ले. इनफैक्ट दे वर जस्ट द लेबरर्स. यू गो एंड चेक. ऐसे और कई सारे नायाब लोग हैं जो एक अलग अलग चीजों के क्रिएशन करते हैं, बट ध्यान से समझने की कोशिश करना कि वो किस तरीके से रियल लाइफ में इन चीजों को उतारते हैं और एप्लीकेशन सीखते हैं. एप्लीकेशन सीख गए तो आप भी बहुत आगे जाएगा. टीचर कैन ओपन द डोर, यस, बट वी हैव टू एंटर बाय आवरसेल्फ. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. और ये चीज सही बता रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि अपने लिए मैं बता रहा हूं कि सिर्फ पास होना क्राइटेरिया बहुत छोटा हो जाएगा. थोड़ा बड़ा क्राइटेरिया रखो, मुझे सीखना है, और सीखना तुम्हारा बंद नहीं होगा. इज दैट ओके? सो बेटा जी अभी अगली हेडिंग लिखे, एक छोटा सा इतना सा पार्ट कंप्लीट करके देन विल culti.com करेंगे. और अभी तक हम क्या क्या हो गए, डेफिनेशन आ गए पीपी का. पीपी के डेफिनेशन में स्पेयर पार्ट्स का क्या योगदान है वो देख लिया. पीपी के डेफिनेशन के अंदर बियरर प्लांट्स आते के देख लिया, कौन सी चीज नहीं आती वो चीज देख लिया. उसके बाद में हम नीचे आए कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देख लिया कि कब रिकॉग्नाइज होता है, और फिर उसके बाद में हम आए और नीचे हमने प्रेम से देखा कि भाई साहब मेजरमेंट कैसे होता है ना. और मेजरमेंट में बेटा जी मैंने बोला इनिशियल रिकॉग्निशन, और दूसरा वाला मैंने कैसे बोला, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. मैं आपको एक बात पूछता हूं कि पीपी कैसे कैसे खरीदी जा सकती है? कैश में खरीद सकते हो, ठीक है, मैं मान गया. और कैसे? क्रेडिट में भी मान गया. और तुमको मुझे बताओ गाड़ी कैसे मिली? तुम्हारी गाड़ी, फर्स्ट गाड़ी, गिफ्ट. यस, तो तुमको फ्री में भी तो मिल सकती है. जितने भी सरकारी अस्पताल है उन सरकारी अस्पताल को जगह गवर्नमेंट ने दी या सस्ते दाम पर दी. जितने भी सरकारी अस्पताल है उन सरकारी अस्पताल को एक्सरे मशीन्स या जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स लगती है वो गवर्नमेंट देती है. एंड इट इज नॉट बीइंग पेड, मतलब उसके लिए ज्यादा पैसा नहीं भरना पड़ता, कम भाव में या कम सस्ते दाम में दे दिया जाता है. क्या आपको ये बात पता है? क्या सब्सिडाइज रेट में भी दी जाती है? अच्छा, तो आपको एक और बात पता चली कि गवर्नमेंट ग्रांट से भी मिल जाता है. और कैसे हो सकती है एसेट का एक्विजिशन? और कैसे हो सकता है? पहले तो इसको फील करो और बात करो क्या क्या कहां से आ सकती है एसेट. तुमने कैश बोला, क्रेडिट बोला, फिर मैंने आपको बताया क्या आपको बाइक कैसे मिली, तो आपने बोला गिफ्ट में, तो मैंने बोला गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू भी मिल सकता है. और इलीगली बची गया गांव भर नाचत फिर साले होपलेस, वो नहीं सिखाने के लिए बैठा मैं इधर. हाँ, शेयर देकर, बिल्कुल सही जवाब.
अरे भाई साहब, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, अमालगमेशन जिसको हम कहते हैं, तो एक कंपनी अपने शेयर्स देकर दूसरी कंपनी के सारे क्या खरीद लेती है? असेट. सो बाय एक्सचेंज ऑफ शेयर्स और बाय एक्सचेंज ऑफ असेट ऑल्सो. समटाइम्स आप क्या करते हो, एक असेट को दूसरी असेट के साथ एक्सचेंज कर कर भी ले लेते हो. एक कार दूसरे कार के साथ एक्सचेंज कर कर ऊपर का पैसा कैश में देकर. यस और नो? सो बेटा जी, आपको जब मैं इनिशियल रिकॉग्निशन समझाऊंगा, सो जरा ध्यान से देखना कि हमने यहां पर कुछ पॉइंट्स और आगे डिटेल में लिए. किधर 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 गए? So we will be talking about the recognition, initial recognition in the various ways. So first one आप एक बार इधर लिख लो, initial recognition. ये purchased का लिखिए, purchased, initial recognition, purchase. ओके वैसे ही आपको क्या क्या सिखाया जाएगा? एक्सचेंज सिखाया जाएगा, राइट? ये सारी चीजें सिखाई जाएगी. अब इनिशियल रिकॉग्निशन इन द ब्रैकेट लिखिए परचेस, लिख लीजिए. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बेटा ये चार्ट कैसे बनेगा जरा एक बार देख लेना. लोन लेके भी बिल्कुल सही, जैसे इलॉन मस्क ने किया था, पहले ट्विटर को शेयर खरीद दिया, फिर ट्विटर को खरीद लिया. अच्छा, कुछ भी बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहे तो. कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी सुन लो तो जरा एवरीवन. इंक्लूड्स, एक्सक्लूड्स, परचेस्ड, सेल्फ जनरेटेड. पहले इन हेडिंग को समझ लेते हैं. इंक्लूड्स में माने क्या क्या चीजें ऐड होगी. एक्सक्लूड्स माने कौन सी चीजें ऐड नहीं होगी. उसमें एक है परचेस्ड और एक है सेल्फ जनरेटेड. सेल्फ जनरेटेड माने आपने खुद ने बनाया है. आपका घर अगर आपने खुद ने बनाया होगा, अगर मान लो आपने ये बेंचेस खुद ने बनाई होगी तो, और वही, और टेलीविजन हमने बनाया नहीं, हमने परचेस किया है. वैसे कार हमने बनाई नहीं, हमने परचेस किया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जो परचेस्ड एसेट होगी उसका पीपीई का कॉस्ट कैसे होगा, और जो खुद ने बनाई उसकी कॉस्ट कैसे होगी. क्या ये पॉइंट्स हेडिंग समझ में आए? सो बेटा जी, परचेस प्राइस मतलब परचेस अगर होगा तो पहले उसमें क्या लेंगे? परचेस प्राइस. ध्यान रहे कोई भी ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट उसमें नहीं लिए जाएंगे. इस एसी को देखो, देखो सभी लोग, तो इसका कॉस्ट लेंगे. बट तुम उधर जाओगे तो बार्गेन करोगे क्या? तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स, उसको क्या करेंगे? माइनस. सो पहली चीज क्या लेंगे? परचेस प्राइस. ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट क्या करेंगे? माइनस. और एक बात सुन लीजिए, कोई भी रिफंडेबल टैक्सेस होगा वो क्या करेंगे? लेस. तो तुम मुझे बताओ, रिफंडेबल टैक्सेस के बारे में तुम्हें पता है क्या क्या होता है? नहीं मालूम? तुम्हें पता जीएसटी इज अ रिफंडेबल टैक्स. जीएसटी इज व्हाट? रिफंडेबल टैक्स. ये कैसे? पूजा मैम आपको बताएंगे. सो जो रिफंडेबल टैक्सेस है, इसका मतलब यह है कि वो पैसा आपको वापस रिटर्न मिल जाता है. मैं बस ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं बोल रहा हूं सच. ऐसे क्यों देख रहे हो? रिफंडेबल टैक्सेस वापस मिल जाता है. मुझे पता है अब तुम क्या सोच रहे हो कि सर हमने जीएसटी भरा, हमको तो नहीं मिल रहा. मतलब जीएसटी बिजनेस करने वाले व्यक्ति को दोबारा मिल जाता है. जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं कोई स्टेशनरी खरीदता हूं या फिर कोई चीज खरीदता हूं, तो देखो एक तो क्या होता है कि मैं तुमसे जब फीस लेता हूं तो मैं आपसे जीएसटी लगा कर लेता हूं. तो आपको बता दूं, ऐसे छोटा सा शॉर्टकट में बता दूं. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे फीस ली 10,000 रुपए, तो उसके ऊपर जीएसटी लगा 1800. सो मैंने आपसे रुपए लिए 11,800. अब इसमें से 10,000 मेरे हुए और 1800 मुझे किसको देने के? गवर्नमेंट को. बराबर है? ये मुझे पे करने हैं. ठीक है. अब जैसे ये मेरे को रिसीट हुआ वैसे ही मैं पे भी करता हूं. तो मैं पे किसको करता हूं? लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट? वो पूजा मैम है ना, उनको पेमेंट करना पड़ता है मुझे, क्योंकि पूजा मैम मान लो कंप्लायंसेस करते हैं मेरे सारे लीगल. बहुत पैसे लेती है मैम, थोड़ा सा मांगना डिस्काउंट कल कुछ हो तो बोले आनंद सर कितने गरीब आदमी है, क्यों करते हो परेशान उनको. सो पूजा मैम मेरे सारे लीगल कंप्लायंसेस करते हैं. मैटर ऑफ फैक्ट पूजा मैम प्रैक्टिसिंग भी है ना. सो पूजा मैम मेरे सारे लीगल कंप्लायंसेस वो देखते हैं, इनकम टैक्स का कंप्लायंस, जीएसटी का कंप्लायंस वगैरह. फिर वो लंबा मोटा चौड़ा बिल मेरे को बनाकर भेज देते हैं. सो मान लेते हैं कि उन्होंने मुझे बिल बनाकर भेजा कि आनंद भांगड़िया मुझे पे करो 10,000, और उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया जीएसटी. एग्रीड? 1800. और बेटा जी मेरे को उनको देना पड़ा 11,800. सो आई हैव ऑलरेडी पेड दिस टू व्हाट? पीकेडी. से यस. सो मैंने पूजा मैम को कितना भर दिया? 11,800, जिसमें 10,000 उनकी फीस और बेटा जी 1,800 क्या बोल रहे? जीएसटी. तो बेटा जी अब मुझे जब गवर्नमेंट को बोलना है कि गवर्नमेंट तुमको पे करना है
1800 और मैंने ऑलरेडी पूजा मैम को जीएसटी भर दिया है, तो ये जीएसटी इस जीएसटी के अगेंस्ट नॉक ऑफ होकर मुझे गवर्नमेंट को कुछ नहीं भरना है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? द जीएसटी पेड टू पूजा मैम गॉट रिफंडेड ऑफ व्हाट आई कलेक्टेड, तो उसको मुझे पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसे मान लो कि मैंने स्टेशनरी खरीदा, मैंने क्या खरीदा? स्टेशनरी। स्टेशनरी लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब इजीली समझ में आएगा। स्टेशनरी मैंने खरीदा 5000 का, अब 5000 के ऊपर 18% कितना आ रहा है बेटा जी? 900। तो मैंने उसको कितना भरा? 5900। स्टेशनरी का 5000 और बेटा जी टैक्स क्या बोलते हैं उसको, जीएसटी का कितना भरा? 900। मैं आपसे पूछता हूं, मैंने टोटल भर दिया 5900 से यस, मुझे फीस आई 11800, उसमें से मुझे गवर्नमेंट को कितना भरना? 1800। बट बेटा जी जो मैंने स्टेशनरी पर जीएसटी भरा वो भी तो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा ना, क्योंकि सामने वाला गवर्नमेंट को ही भरेगा। सो मैं बोलूंगा साहेब मैंने ऑलरेडी 900 बोल दिया, इसको बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट क्रेडिट। मैंने भरा ना ये, तो मैं क्या करूंगा? 900 इसमें से लेस करूंगा और गवर्नमेंट को कितना भरूंगा? सिर्फ 900 से यस। मतलब हम जो व्यवसाय करने में जीएसटी को भरते हैं वो जीएसटी हमारी लाइबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? नॉक ऑफ। हैप्पी? सो राजा बेटा जी कुल मिलाकर हम इधर तक आ जाए अभी। तो बेटा जी मैंने क्या बोला, जब हम गुड्स को परचेस करते तो उसमें क्या क्या लेते बेटा जी? परचेस प्राइस आफ्टर रिबेट एंड डिस्काउंट इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। ए झंडू बाम जल्दी से मुझे बता, रिफंडेबल टैक्सेस ऐड होते हैं कि लेस होते हैं? लेस। नॉन रिफंडेबल ऐड होता है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस का एक एग्जांपल बता दो। ऑक्ट्रॉय पुराने जमाने में हुआ करता था, राइट? तो वो क्या होगा? ऐड। सेल्स टैक्स पुराने जमाने में होता था, क्या होगा? ऐड। समझे कि नहीं? तो जल्दी से बता दो परचेस प्राइस में क्या क्या आएगा? परचेस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट लेस रिफंडेबल टैक्सेस। अगर ऐड किया होगा तो मतलब रिफंडेबल टैक्सेस आर नॉट एडेड, अगर ऐड किया होगा तो क्या करेंगे? लेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस क्या करेंगे? ऐड। हैप्पी? सो ये हो गया हमारा परचेस प्राइस। बेटा जी परचेस प्राइस के बाद में ये एसी उस ऑफिस से उस शोरूम से यहां तक कैसे आया? ट्रांसपोर्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इज ऑल्सो एडेड। सो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या आएगा? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ट्रायल रन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस टू मेक द असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज बाय मैनेजमेंट। तुमको समझ में आ रहा है कि वो सारी कॉस्ट ऐड होगी जब तक कि वो असेट इज नॉट रेडी फॉर यूज एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, ऐसा वर्ड बोलेंगे हम। सो मतलब क्या क्या होगा? पहले परचेस प्राइस, उसमें से क्या लेस होगा? ट्रेड डिस्काउंट, उसमें क्या लेस होगा? रिफंडेबल टैक्सेस, उसमें क्या ऐड होगा? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। रिफंडेबल टैक्सेस तभी लेस होगा जब वो ऐड किया होगा। तो ये परचेस के बारे में हो गया। फिर मैं सेकंड बोल रहा हूं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कि उस असेट को यूज करने के लिए और कौन से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है? सो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या हो सकती है? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ट्रायल रन कॉस्ट, राइट, एंड एनी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। तो बेटा जी इन दो पॉइंट के साथ मैं आज विराम दूंगा। बट क्या ये दो पॉइंट समझे क्या? हमने स्टैंडर्ड को काफी आगे तक ले गया और एकदम ब्रीफ में शॉर्ट चीजें करके करे। एग्रीड? सो मुझे बता दो क्या क्या आएगा? असेट कौन सी हो सकती है? पीपी, परचेस्ड, दूसरा सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड आगे देखना है। सो जो परचेस्ड होती है उस असेट के लिए क्या क्या करते हैं हम? परचेस प्राइस एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। परचेस प्राइस में क्या क्या लेते हैं हम? इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स भी। परचेस में क्या क्या लेते हैं हम? परचेस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, राइट, एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, लेस रिफंडेबल टैक्सेस इफ इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। एग्रीड? पॉइंट नंबर 2 क्या बोला हमने? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, दूसरा क्या? ट्रायल रन एक्सपेंस, राइट। अब तुमको कंसाइनमेंट टॉपिक याद है? कंसाइनमेंट टॉपिक में मैंने आपको रट्टा नहीं मराया था ऐसा कि ये याद करो ये याद करो। मैंने क्या बोला? माल कहां तक पहुंचना चाहिए? गोडाउन। गोडाउन तक का सारा खर्चा ऐड कर लेना। वैसे AS10 क्या बोलता है? ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट और पीपी टू लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। पॉइंट क्लियर? कई बार आपको मैं एक बात पूछता हूं। मैं एक शोरूम में गया था, शोरूम ने एक ढाबे में गया था जिसका नाम था ट्रक। तुमने भी सुना? तुम्हें उस ढाबे की खास बात पता है कि क्या है? उसमें साले येडो ने टेरेस पर ट्रक को पहुंचा दिया और कसम से टेरेस पर ट्रक है और उस टेरेस के ट्रक के ऊपर हम बैठकर खाना खा रहे हैं।
अलग ही स्वैग है। और उनके अलग अलग ऐसे जो थे रेस्टोरेंट, उसमें अलग अलग जगह पे ट्रक था, अलग अलग जगह पे ट्रक, कहीं पर बैलगाड़ी का भी। अभी तुम ध्यान से सोचना, यहां पर मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या था? ट्रक को खरीद के चलाना या ट्रक को खरीद के इंस्टॉल करना? तो वो सारा खर्चा एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, मतलब यूज एंड पर्पज एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट तक पहुंचाने तक का सारा खर्चा क्या करना होगा? ऐड। तो इसमें कोई थंब रूल नहीं है कि ये ऐड होगा ये लेस होगा। अरे कॉमन सेंस है यार। तुम्हारा इंटेंशन क्या था? तुम्हारा इंटेंशन ये था कि उसको वहां तक पहुंचाकर क्या करने का था तुम्हारा? कि उसको ऊपर इंस्टॉल करे, फिक्स करे, और उसके बाद में उसके अंदर रेस्टोरेंट चालू हो, तो उधर तक की सारी कॉस्ट ऐड होगी। क्लियर? आशा करता हूं कि पूरी क्लास को आज ये मकसद और ये पॉइंट समझा होगा कि हम कौन सी कॉस्ट को ऐड करते हैं। वी इनकर एंड ऐड ऑल द कॉस्ट विच इज एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट फॉर इट्स यूज। यस और नो? सो राजा बेटा जी, इसके ऊपर हम चर्चा भी कल ही करेंगे और लिखेंगे भी कल। अभी तक मुझे एक बता दीजिए, क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? पार्ट्स में ले गए होंगे, देन ऊपर असेंबल किए होंगे। हाँ यार, ये हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, बट ऐसा है। अगर पिंपले सौदागर में जाओ तुम, तो पिंपले सौदागर में तुमको देखने को मिलेगा ऐसा। हाँ, ट्रक एज अ शोपीस, बट उनका इंटेंशन जो था वो फुलफिल करना जरूरी था। तो क्या चीज समझ में आई क्या? सर त्रिशूल क्लासेस कब से शुरू होगी? मेरी 19 तारीख से शुरू होगी त्रिशूल क्लासेस। ठीक है, प्रेम से बाय बाय बोलो। हमारे इधर फ्लाइट रेस्टोरेंट है। बिल्कुल सही। अरे वाह, क्या समझ में आ रहा है बच्चे को। बिल्कुल सही। तुमने भी सुना होगा ना, फ्लाइट रेस्टोरेंट होता है, और भी अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स होते हैं। हाँ, कौन सा? सी साइड। ठीक है रे। चलो प्यार से बाय बाय बोलो। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदाफिज, लॉट्स ऑफ लव। बैंड कर दे।